नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज का जो वीडियो है वो चाइनीज़ मीडिया से है। इंडियन टीम ऑफ साइंटिस्ट ने एक स्पेशल मोटर निकाला है जो कि रेयर अर्थ पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब चाइना के रेयर अर्थ के बिना भी जो है ये मोटर चल सकता है। और इसको ये जब न्यूज़ आया तो ऑब्वियसली चाइनीज़ लोगों की तो फटनी थी, जल के एकदम राख हो गए। तो इस वीडियो में आपको खास वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो एक बेसिकली चाइनीज़ लड़की की वॉइस ओवर है और इन्होंने एक इंडियन आदमी को दिखाया है जो कि इंडियन आदमी जो ये मोटर के बारे में सब कुछ कह रहा है। पहले से आपको देखने में लगेगा शायद कि मतलब ये इंडियन आदमी क्या ये कह रहा है, ये नहीं, लेकिन वो इंडियन आदमी वो सारी चीज़ें नहीं कह रहे हैं। वो बेसिकली इंडियन आदमी का एक वीडियो लगा दिया है जहाँ पे वो मोटर के बारे में बोल रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो है ये एक चाइनीज़ लड़की की वॉइस ओवर है। तो यहाँ पे इस वीडियो के बारे में और इस इन्वेंशन के बारे में चाइनीज़ लोगों का क्या कहना है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन काफ़ी मज़ेदार लगेगा आपको। कमेंट सेक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, तो कमेंट सेक्शन को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्योंकि अब मेरा खुद का प्रोडक्शन टीम है तो चैनल को क्विकली मोनेटाइज करना बहुत ज़्यादा आसान और बजट फ्रेंडली हो चुका है। अगर आपको मेरे साथ यूट्यूब चैनल पार्टनरशिप करना है जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट्स मैं बनाता रहूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। 在这个世界上有一种极其罕见 इस दुनिया में एक ऐसा बेहद दुर्लभ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू सामने आया है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसके लिए न तो किसी विशाल नेशनल इंडस्ट्रियल फाउंडेशन की जरूरत है, न ही अरबों डॉलर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड की, और न ही कई पीढ़ियों के वैज्ञानिकों की विरासत की। कहा जा रहा है कि इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है भारतीय मीडिया की वो क्षमता जो किसी भी दावे को ब्रह्मांड जितना बड़ा बना सकती है। हाल ही में भारतीय मीडिया में इस दावे को लेकर जबरदस्त सेल्फ हाइप देखने को मिला। दावा किया गया कि भारत के एक छोटे से वर्कशॉप में सिर्फ 5 लोगों की टीम ने 1 साल से भी कम समय में ऐसा इलेक्ट्रिक मोटर विकसित कर लिया जो टिन मैग्नेट्स के बिना काम करता है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्टों में इसे टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए चुनौती और ग्लोबल टिन इंडस्ट्री चेन को पूरी तरह बदल देने वाली खोज तक बताया गया। इस दावे ने पूरे भारत में नेशनल प्राइड की भावना को तेजी से हवा दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वास्तव में ऐसा रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो मानव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की दिशा ही बदल सकता है? 命的黑科技。其实这不过是一 असल में ये पूरा मामला एक ऐसी चीज है जिसे किसी एलिमेंट्री स्कूल के मैथ प्रॉब्लम जितना आसान बताया जा रहा है, लेकिन ग्लोबल नेटाइजन्स ने इसे कमेंट सेक्शन में एक वर्ल्ड जोक बना दिया है। आखिर इन 5 लोगों ने ऐसी कौन सी एलियन टेक्नोलॉजी खोज निकाली जो चीन द्वारा दशकों में खड़ी की गई टिन इंडस्ट्री को कुछ ही पलों में खत्म कर दे? क्या सचमुच चीन की वर्षों की मेहनत कुछ दावों से ही बह जाएगी? आज हम इस सो कॉल्ड भारतीय एम्प्रेस सूट की परतें खोलेंगे, देखेंगे कि आखिर ये टिन फ्री इलेक्ट्रिक मोटर क्या है जिसने पूरे भारत में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। इस कहानी की शुरुआत किसी बॉलीवुड मूवी की तरह जोश और ड्रामे से भरी हुई है। भारतीय मीडिया के कैमरों के सामने एंकर ने कांपती हुई आवाज में मानो अभी अभी पूरी धरती को बचाकर आए हों इस दावे को दुनिया के सामने पेश किया। 头版头条。 जरा इस सेटअप को सुनिए, इस लेआउट को समझिए, इस इमोशनल लेयर को महसूस कीजिए। भारतीय मीडिया की नैरेटिव लॉजिक में चाइना एक ऐसा बड़ा विलन है जिसे हराना लगभग नामुमकिन बताया जाता है। उसके पास पूरी दुनिया को खत्म करने जैसी ताकत है। वहीं अमेरिकन जायंट्स उन वॉरियर्स की तरह हैं जो बार बार कोशिश करने के बावजूद हार चुके हैं। तो फिर दुनिया को बचाने वाला सुपर हीरो कौन है? 及英雄呢？画面一转，答案揭晓。 一家来自班加罗 स्क्रीन घूमती है और जवाब सामने आता है। बैंगलोर की एक 5 सदस्यों वाली स्टार्टअप कंपनी। शायद इनके पास इस मोनोपोली को तोड़ने की चाबी है। हाँ, आपने सही सुना। यहाँ 50,000 लोग नहीं हैं, 5,000 लोग नहीं हैं, यहाँ तक कि 50 लोग भी नहीं हैं, सिर्फ 5 लोग हैं। इमेज लैब्स या वी मैच लैब्स नाम की ये छोटी सी कंपनी अभी अपना 5वां इंडियन पेटेंट हासिल करने का दावा कर रही है। ये पेटेंट एक ऐसी इलेक्ट्रिक मशीन से जुड़ा है जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये वैक्यूम के बिना भी चल सकती है। इस पैटेंट का नाम भी कुछ ऐसा है कि सुनते ही सिर चकरा जाए। स्टर्डी रोटेटर विद सिंक्रोनाइज्ड मोटर एंड इट्स कंट्रोल। वाह, क्या शानदार अचीवमेंट है। सिर्फ $5 मिलियन की वैल्यूएशन वाली ये स्टार्टअप कंपनी उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश कर रही है जिसने दुनिया भर के कार मैन्युफैक्चरर्स को परेशान कर रखा है। इंडियन मीडिया के इस जबरदस्त फ्रेंजी के बीच ये 5 इंडियन इंजीनियर्स किसी सुपर हीरो से कम नहीं बताए जा रहे हैं। उनका दावा है कि VMSM यानी वर्चुअल मैग्नेटिक सिंक्रोन्स मोटर नाम की ये डिवाइस ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक कार मोटर में इस्तेमाल होने वाले जरूरी मैग्नेट को पूरी तरह हटा देती है। इस टेक्नोलॉजी में किसी मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बजाय ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और स्पेशल कंट्रोल एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करती है। 器件和专有的控制算法实时生成并控制磁场。结果呢？ रियल टाइम जनरेशन और मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल के जरिए उन्होंने एक ब्रशलेस नॉन स्लिप मोटर तैयार की। कंपनी का दावा है कि इसकी परफॉर्मेंस एक स्विमिंग पूल जितनी बल्कि उससे भी बेहतर है।
ये सुनकर अगर आप इंडस्ट्रियल सिस्टम की थोड़ी सी भी समझ रखने वाले सामान्य व्यक्ति हैं तो शायद आपको हंसी आ जाए, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, इंडियन मीडिया का प्रदर्शन अभी शुरू ही हुआ है। इस टेक्नोलॉजी को साबित करने के लिए कि ये सिर्फ कुछ लोगों का वीकेंड गराज प्रोजेक्ट नहीं है, इस स्टार्टअप कंपनी के को फाउंडर और सीईओ मनीष सेठ ने एक बेहद सटीक आंकड़ा पेश किया। इतना सटीक कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पेटेंट 87,600 से अधिक इंजीनियरिंग आवर्स के काम का नतीजा है। वाह, वाकई काबिले तारीफ है। ये दिखाता है कि कई वर्षों तक लगातार और पूरी तरह फोकस्ड होकर इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट पर काम किया गया है। ठीक है, अब जरा रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए। अब अपने फोन या कंप्यूटर को निकालिए या फिर अपने सेकंड ग्रेड के मैथ स्किल्स को जरा इस्तेमाल कीजिए। आइए इन इंडियन जीनियस के इस हिसाब को समझते हैं। 87,600 इंजीनियरिंग आवर्स आखिर होता कितना है? आखिर ये आंकड़ा किस कॉन्सेप्ट को दर्शाता है? एक साल में 365 दिन होते हैं और हर दिन 24 घंटे, यानी एक साल में कुल 8,760 घंटे होते हैं और 87,600 घंटे ये ठीक 10 साल के बराबर है। 这家公司有几个人？ इस कंपनी में आखिर कितने लोग हैं? सिर्फ 5 लोग। अगर ये 5 लोग 87,600 घंटे का काम पूरा करना चाहते हैं और रोज 8 घंटे काम करें, साथ ही लीगल हॉलीडेज भी लें, तो उन्हें यह काम पूरा करने में लगभग 10 साल लगेंगे। अब एक कदम पीछे हटकर सोचिए। मान लीजिए कि ये पांचों इंडियन इंजीनियर्स लोहे से बने ऐसे साइबोग हैं जिन्हें न खाने की जरूरत है, न सोने की और न ही बाथरूम जाने की। अगर वे 24 घंटे लगातार काम करें तब भी इस एस्ट्रोनॉमिकल नंबर तक पहुंचने में उन्हें कुल लगभग 2 साल लगेंगे। और यहीं से कहानी और भी एक्साइटिंग हो जाती है, क्योंकि ये कंपनी सितंबर 2025 में ही फाउंडेड हुई थी, यानी 1 साल से भी कम समय में ये जबरदस्त दावा सामने आया। दुनिया भर के मैथ टीचर्स शायद अपना सिर पकड़ लें। सिर्फ 1 साल पहले फाउंडेड हुई एक कंपनी जिसमें सिर्फ 5 एम्प्लॉयज हैं, उसने आखिर 87,600 घंटे का काम कैसे पूरा कर लिया? ये किस तरह का फिजिक्स मिरेकल है? क्या ये वही लेजेंडरी टाइम फोल्डिंग टेक्नोलॉजी है? क्या इन 5 इंडियन इंजीनियर्स ने न सिर्फ ट्रेडिशनल मोटर की मुश्किलों को हल कर लिया, बल्कि टाइम मशीन भी बना ली? क्या वे हर दिन 10 साल पहले जाकर काम करते थे? या फिर इंडिया के बैंगलोर स्थित इस ऑफिस में कोई ऐसी क्वांटम वर्ल्ड मौजूद है जहां टाइम फ्लो बाहर की दुनिया से अलग चलता है? बाहर 1 दिन और अंदर 1 महीना। इतने बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझे बिना इंसानी इंटेलिजेंस का मजाक उड़ाने वाला ये पीपीटी डेटा सामने रखा गया। और हैरानी की बात यह है कि इंडियन मीडिया ने इसे सच मान लिया। इतना ही नहीं, न्यूज रिपोर्ट्स में इसका जोर शोर से प्रचार भी किया गया। दावे को रोजमर्रा की सच्चाई की तरह पेश किया गया और संभावित गड़बड़ी को एविडेंस की तरह दिखाया गया। तो क्या यही टिपिकल इंडियन साइबोट है? क्या आपको लगता है कि ये लोग सच में रिसर्च कर रहे हैं? नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ एक बड़ा दावा बेचा जा रहा है, और वो भी इतना लो लेवल कि शायद किसी स्क्रिप्ट राइटर को भी दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। तो चलिए इस अब्सर्ड टाइम गेम को यहीं छोड़ते हैं। अब सवाल ये है कि इंडियन फ्लैग से जोड़ी जा रही ये इनऑर्गेनिक मोटर आखिर किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? क्या ये वास्तव में वैसी ही है जैसा दावा किया जा रहा है? क्या ये सच में एक हाइपोथेटिकल ब्रेक थ्रू है, या फिर ये किसी एलियन टेक्नोलॉजी जैसा दावा भर है? 树上到底是个什么货色？ दोस्तों ये तो था मोटर वाला वीडियो। अब एक और वीडियो जो था वो भी इंटरेस्टिंग था, तो सोचा ये छोटा वीडियो है तो सोचा कि वो भी शेयर कर लूँ। जस्ट 3 मिनट का वीडियो है। तो ये इंडिया भी 200 वॉरशिप्स बनाने का प्लान कर रहा है और जापान इसमें इंडिया की हेल्प कर रहा है, उसके बारे में वीडियो है। तो वो देख के चाइनीज़ लोगों का क्या रिएक्शन है वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं 3 मिनट का ये छोटा वीडियो में। आइए जापान और भारत से आई ताजा खबर पर नजर डालते हैं। ऐसा लग रहा है कि मामला काफी दिलचस्प होने वाला है। जापान और भारत 2026 पैसिफिक ओशन गेम्स के दौरान एविएशन सेक्टर में अपने सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। दोनों देशों के एयरक्राफ्ट अब एक दूसरे के एयर स्पेस में प्रवेश कर रहे हैं। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के फाइटर जेट्स भी अब एयर स्पेस में प्रवेश कर रहे हैं। खास तौर पर उन्होंने कहा कि उत्तर का ये क्षेत्र जापान का हिस्सा है। भारत में जापान के एम्बेसडर योशिहिदे सुगा ने कहा कि जापान का मानना है कि जापान इंडिया रिलेशंस अब स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नेशनल डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और गहरा करते हुए एक दूसरे की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सम्मान करना चाहते हैं। वहीं मोदी जी ने भी एक कार्यक्रम में कहा कि भारत एक भरोसेमंद ग्लोबल डिफेंस पार्टनर बनता जा रहा है। आइए अब देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारत लगातार अपनी नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत कर रहा है। एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर के रूप में भारत ने दुनिया के कई देशों का भरोसा भी जीता है। उन्होंने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में भारत ने तेजी से प्रोग्रेस की है। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को भी अब इंटरनेशनल लेवल पर अधिक पहचान मिल रही है। कार्यक्रम में मोदी जी ने यही बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि चीन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय आर्मड फोर्सेस पूरी तरह सतर्क हैं और अपनी तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहे हैं।
拼10年要造200。 मोदी ने कहा कि अगले 10 वर्षों में भारत को 200 वॉरशिप्स का निर्माण करना होगा। उनका कहना था कि औसतन हर 6 सप्ताह में एक नया वॉरशिप तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। चीन के लगातार बढ़ते नेवल एक्सपेंशन को देखते हुए भारत दुनिया के सबसे बड़े नेवल फ्लीट्स में अपनी क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके अलावा मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने भी एडवांस्ड अटैक सबमरीन खरीदी है, जिससे भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। भारत के फॉर्मर नेवी जनरल और डिफेंस एनालिस्ट ने कहा कि नए वॉरशिप्स के निर्माण से देश की डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा समर्थन मिला है। इसी वजह से भारत अब औसतन हर 6 सप्ताह में एक नया वॉरशिप तैयार करने की क्षमता विकसित कर रहा है। 说2035 मोदी ने कहा कि वर्ष 2035 तक भारतीय नौसेना के बेड़े में लगभग 200 वॉरशिप्स होने का लक्ष्य है। उनका कहना था कि इस लक्ष्य को लेकर उन्हें कोई संदेह नहीं है। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि भारत की मिलिट्री पावर और उसका डिफेंस प्रोडक्शन इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है, खासकर नए वॉरशिप्स के निर्माण के क्षेत्र में। भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जीरो इंपोर्ट्स और कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ रिलायंस हासिल करना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद उसे अभी भी कई स्ट्रक्चरल डिफिकल्टीज और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अब भी स्पेशल स्टील और कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के लिए काफी हद तक इंपोर्ट्स पर निर्भर है। 是高度的仰 सबसे पहले WSM 8182 ने लिखा है कि भारत को मैग्नेट्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जगह गोबर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि अच्छा, तो क्या तुम लोग रॉकेट के फ्यूल के तौर पर चमगादड़ का पेशाब इस्तेमाल कर रहे हो, वरना तुम्हारे रॉकेट्स उड़ते ही ब्लास्ट क्यों हो जाते हैं। उसके बाद क्सियू फेंगवांग 6049 ने लिखा है कि इंडियन इंजीनियर्स हमेशा वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की कॉपी करते हैं, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि चाइना इंडियन ओरिजिनलिटी के ऊपर सवाल उठा रहा है। ये तो वही बात हो गई कि नाली में पानी पीने वाला सुअर बिस्लरी की क्वालिटी टेस्ट कर रहा है। उसके बाद टोनी वॉलमैन ने लिखा है कि दुनिया को लगातार कॉमिक रिलीफ देने के लिए भारत का धन्यवाद। उसके बाद चेनग ने लिखा है कि भारतीयों ने बहुत ज्यादा गंगा का पानी पी लिया है, इसलिए उनकी कल्पनाएं बेकाबू हो गई हैं, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि अगर गंगा का पानी पीकर सपने देखना गलत है तो भारत की प्रोग्रेस देखकर जलना भी तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक है। उसके बाद बीजेएच ने लिखा है कि भारत हमेशा मिरेकल्स क्रिएट करता रहता है, उसे ऑनलाइन शो ऑफ करना सच में बहुत पसंद है, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि अगर भारत सिर्फ ऑनलाइन शो करता है तो चाइना के लोग हर बार फ्रंट रो में बैठकर क्यों देखने आ जाते हैं, वो भी बिना टिकट्स के। शो हमारा है, परफॉर्मेंस भी हमारी है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा फैन क्लब चाइना में ही मौजूद है। अगर इंडिया का शो ऑफ देखने का इतना ही शौक है तो नेक्स्ट बार टिकट खरीद के आना, अगर तुम भिखारियों के पास पैसा है तो। उसके बाद टॉमिक्सू ने लिखा है कि भारतीयों से जुड़ी 99.99% इंफॉर्मेशन फैब्रिकेटेड है। असल में सिर्फ यही बात मान सकते हैं कि गंगा का पानी हर बीमारी का इलाज है और उन्हें ऐसा शरीर देता है जो हर तरह के पॉइजन से इम्यून है, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि और तुम लोग गटर ऑयल खाके वुहान वायरस, चमगादड़ का गूं और तो और प्लास्टिक के चावल, प्लास्टिक के अंडे और प्लास्टिक के फल खाने से इम्यून हो। ये कोई नॉर्मल जानवर खाके पचा नहीं सकता। प्लास्टिक के फल और प्लास्टिक के चावल और चमगादड़ का गूं सिर्फ चाइनीज लोग ही खाके हजम कर सकते हैं। उसके बाद एंडी लुई ने लिखा है कि 7 मई की इंडिया पाकिस्तान एयर बैटल के बाद पाकिस्तान ने इंडियन फाइटर जेट्स को 6-0 से बुरी तरह हरा दिया। इसके बाद भारत ने जल्दबाजी में अमेरिकन के सामने प्लेज ऑफ लॉयल्टी पेश किया और खुद को पूरी दुनिया के सामने लाफिंग स्टॉक बना लिया। 7 मई 2025 की इंडिया पाकिस्तान एयर बैटल के बाद क्या मोदी का इंडिया को मेजर पावर बनाने का सपना चकनाचूर हो गया, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि दिस इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इलॉजिकल रिस्पॉन्स। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था अपने पाकी भाई आसिफ मुनीर से पूछ लो, उम्मीद है वो तुम्हें सही बात कान में बता देगा। उसके बाद विलियम मा ने लिखा है कि यही वजह है कि मुझे इंडिया पसंद है, ये हमेशा मेरी जिंदगी में खुशी लेकर आता है। उसके बाद स्टार्स सिटीजन ने लिखा है कि इंडिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि तू पावर पॉइंट लेके चल, इंडिया लॉजिकल पॉइंट से चलता है। उसके बाद कोफी साला ने लिखा है कि इंडिया एक्सट्रीम डिग्रेडेशन की स्थिति में पहुंच चुका है, जहां रियलिटी की कमी को इल्यूजन्स के जरिए कॉम्पेंसेट किया जा रहा है। उसके बाद इनवॉय जेम्स ने लिखा है कि ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी सबसे पहले जापान को दी जानी चाहिए, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि थैंक्स फॉर योर सजेशन, हमें अच्छे से पता है कि किसके साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग करनी चाहिए। कम से कम पाकिस्तान से जापान अच्छे से टेक्नोलॉजी समझ पाएगा, ये तो तुम लोग भी मानोगे। उसके बाद पासर बाई ने लिखा है कि जो देश हाइप पर डिपेंड करता है उसका पावर हाउस बनना तय है। मेरा मतलब है इंडिया के लिए ब्रैगिंग एक इसेंशियल और फंडामेंटल मूव है, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि ब्रैगिंग से पावर हाउस बनना होता तो चाइना अब तक गैलेक्सी का बॉस होता। असली ताकत काम से साबित होती है, सिर्फ बातें करने से नहीं। अगर इंडिया सिर्फ हाइप पर डिपेंड करता है तो चाइना को इंडिया की हर छोटी बड़ी बात पर इतनी चिंता क्यों होती है।
उसके बाद चिली फॉक्सिन थिबान ने लिखा है कि इंडियन लोग बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर हैं, सरकार को इसे ठीक तरह से हैंडल करना चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तलाशनी चाहिए और इसे ग्लोबली प्रमोट करना चाहिए ताकि वर्ल्ड इंडस्ट्री में डोमिनेंस हासिल की जा सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे साउथ कोरिया ने के पॉप और जापान ने एनिमे के साथ किया। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें कौन कर रहा है, ये तो छोड़ो भाई, इंडिया की हर बात पे इतना रिसर्च करके रिप्लाई देना भी तो कम मेहनत नहीं है। के पॉप और एनिमे ने कोरिया और जापान को ग्लोबल पहचान दी और इंडिया को भी अगर अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचानी है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कम से कम कंटेंट तो अपना होगा। इंडिया अपनी ब्रांडिंग करे या नहीं ये इंडिया तय करेगा, लेकिन इंडिया की ब्रांडिंग पे इतना ध्यान देना देखकर लगता है कि चाइना ने अनऑफिशियली भारत का मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभाल लिया है। उसके बाद जोंगनियोलिन ने लिखा है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना मोटर, ठीक है ऐसी मोटर बनाना डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी बेहद खराब होगी, इससे अच्छा तो इसे इंडियन ऑक्स कार्ट में ही इस्तेमाल कर लो। उसके बाद ह्यूमन अली ने लिखा है कि उम्मीद है कि मैं इतना जिंदा रहूं कि इस प्रोडक्ट को वास्तव में मार्केट में आते हुए देख सकूं। उसके बाद डिनोलिन 506 ने लिखा है कि क्या ये काउडंग मोटर है। उसके बाद लाजान जी ने लिखा है कि इंडिया को पहले अपने रोड्स ठीक करने चाहिए, ये सब मोटर्स बनाने से क्या फायदा। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि इंडिया रोड्स में भी काम करेगा, मोटर्स में भी करेगा, एक देश दोनों पे काम कर सकता है भाई, ये तुम लोगों का चाइनीज वीडियो गेम नहीं है कि एक लेवल कंप्लीट होने तक दूसरा अनलॉक ही ना हो। उसके बाद EMH गार्लियोंग ने लिखा है कि इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना मुश्किल है। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए टैलेंट पूल भी बड़ा है, तुम्हें पॉपुलेशन दिख रही है, हमें पोटेंशियल दिख रहा है, डिफरेंस समझने के लिए थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग चाहिए। उसके बाद जिंगसुई 93111 ने लिखा है कि इंडिया को पहले गरीबी खत्म करनी चाहिए, फिर स्पेस और डिफेंस पे पैसा खर्च करना चाहिए। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि भाई घर में किचन भी होता है और बेडरूम भी, ये थोड़ी है कि किचन बनने तक बेडरूम बनाना इलीगल हो जाएगा, डेवलपमेंट एक साथ कई फ्रंट्स पे चलता है। उसके बाद चिकुंग चैन ने लिखा है कि इंडिया को ग्लोबल टेक्नोलॉजी रेस में कोई सीरियसली नहीं लेता। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि लेकिन इंडियन सोल्जर्स हर बार चाइनीज सोल्जर्स की ले लेती है बॉर्डर पे,